आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसमें आपको अच्छा मुनाफा आसानी से हासिल हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इसमें आपको आसानी से 15 से 20% का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। कहते हैं कि अगर आप 15 से 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये रिटर्न दे सकता है। खास बात यह है कि आप फॉरेन इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करके बम्पर रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। तो फॉरेन इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए किस तरह की जानकारी आपको ज़रूरी होनी चाहिए और कैसे करते हैं फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, इसी पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है। जाने माने स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह हैं और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा जी। आप दोनों का हम वेलकम करते हैं अपने शो में और शुरुआत हम रवि से करेंगे। रवि, इंडिया की जो मार्केट है वहाँ पर तो हमने सुना है कि इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि बैंक से बेटर इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी मार्केट में मिल जाता है। ये एक सपना सा ही लगता है कि हम एप्पल में कर सकें, फेसबुक में कर सकें, टेस्ला में कर सकें। क्या वाकई में कर सकते हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा ये मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी का सवाल होगा कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। मतलब इतना सिंपल है जितना सिंपल आपने बोला कि बैंक एफडी या फिर आप ये समझते हैं कि किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही आसान है फॉरेन स्टॉक्स में यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना। तो बस आपको उसका प्रोसीजर यहाँ पर समझना है। जैसे कि आपको पहली बात है कि आपको ये पता हो कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सिंपल है, जो हमारी केवाईसी होती है, केवाईसी का मतलब है कि आपके पास पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये अगर डिटेल्स हैं तो आप गिफ्ट सिटी में जो एक्सचेंज है उस पर आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और उसके थ्रू फॉरेन में आप जो शेयर्स हैं, जैसे आपने बताया कि एप्पल की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या फिर हम टेस्ला गाड़ियों की बात करें, किसी भी तरीके के जो शेयर जो आपको जो भारत में से बाहर जो लिस्टेड हैं उनको आप भारत में बैठे आप उनमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आसान मोदी जी की सरकार ने इसको कर दिया है कि आपके लिए बस एक कदम की दूरी पर है। आप नॉलेज लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए और रिटर्न कमाइए। यही सबसे सिंपल फार्मूला यहाँ पर है। तो क्या प्रोसीजर है पूरा? रवि, मैं आपसे समझूंगी, लेकिन प्रकाश जी आपको भी इंट्रोड्यूस करते हैं। और आप क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए हम फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें? जी, बहुत ही ये एक हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये भी जैसा कि रवि जी ने बताया कि जैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना, विदेशी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है, इसी तरह म्यूचुअल फंड के थ्रू भी फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। इसको हम डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो फॉरेन इक्विटी में जो इनडायरेक्ट एक्सपोजर लेते हैं, या आप ये कह लीजिए ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं भारत में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ फॉरेन की कंपनी जो हम डेली यूज़ में भी करते हैं, जैसा कि आप डेली यूज़ में बहुत सारे ऐसे फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए, अमेज़न हो गए, ये आप विदेशी कंपनियों का आप यूज़ तो करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये लिस्टेड यहाँ नहीं है, इसलिए आप ये फॉरेन में लिस्टेड हैं तो आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इनके डायरेक्ट शेयर्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड भी बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह से आप आम म्यूचुअल फंड भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरह नॉर्मली उसी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप फॉरेन के इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रवि, जैसे आपने गिफ्ट सिटी एक्सचेंज की बात करी, आप मुझे ये एक्सप्लेन करिए कि अगर हमें कोई वहाँ पर अकाउंट बनाना है, रजिस्टर कैसे करें? क्या वैसे ही जैसे अगर हम बीएसई एनएसई पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, हमने किसी मैं कंपनी का नाम क्या लूँ, चलो ज़ीरोडा, एंजल वन, इतने सारे फायर्स ये सब हैं, इनके थ्रू हमने डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है, क्या उसी में हम खरीद सकते हैं फॉरेन कंपनियों के शेयर या कोई और तरीका है?
नहीं देखिए, तरीका तो सेम है, बस सिर्फ आपका एड ऑन होता है। एड ऑन के तरीके का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या हुआ कि जब गिफ्ट सिटी में वहाँ पर एक्सचेंज हुए तो बहुत से ब्रोकर जो भारत के रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उन्होंने अपने ऑफिसेस को वहाँ पर उसी गिफ्ट सिटी में खोल रखा है और उसके साथ अपने को रजिस्टर करा रखा है। और उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप चाहे रेलीगेयर हो, चाहे आप ज़ीरोधा हो या फिर आप एंजल है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अकाउंट खोलते हैं। और जो आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है वो डोमेस्टिक है और गिफ्ट सिटी के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है और उस एप्लीकेशन के बाद केवाईसी, जैसे मैंने बताया, वो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। और फिर लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आप करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपको थोड़ी लिमिटेड स्क्रिप्ट्स ही वहाँ पर मिलेंगी। ऐसा नहीं कि फॉरेन का पूरा मार्केट आपके लिए खुला है। लिमिटेड आपको 20 से 25 स्क्रिप्ट्स आपको इंटरनेशनल की अवेलेबल होती हैं और उन पे ही आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन आपका ये भी ज़रूरी है कि आपका टैक्स, आपका जो पैसा है उसका क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, कैश का पैसा आपने डाला और शुरू कर दिया। इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो आपकी जो करेंसी की जो पूरी नीड है उसको आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है वो इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं, जो भी आप ब्रोकर के पास आप ट्रेड कर रहे हैं, कि मुझे अगर बाहर के शेयर खरीदने हैं या फिर गिफ्ट सिटी के थ्रू आप कैसे उसको गिफ्ट सिटी एक्सचेंज के थ्रू आप खरीद सकते हैं, तो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, अपने फॉर्म पे साइन कर रहे हैं और आपका वो एक्सचेंज अवेलेबल हो जाएगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आप बता रहे हैं, क्या ये भी ऑनलाइन है? बिल्कुल, ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जब आप ब्रोकर से बात करेंगे, जैसे आजकल आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए 2 प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। एक होता है फिजिकल, यानी कि आपके पास आता है बंदा, एक 20-25 पेज के फॉर्म होते हैं जिसमें कि आप 40 से 45 सिग्नेचर करते हैं और उसके थ्रू अकाउंट खुलता है। और एक तरीका हो गया है कि डिजी लॉकर के थ्रू, यानी कि आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है, केवाईसी अवेलेबल है, वो सिर्फ आपके पास आएगा। और या फिर आपके पास नहीं, आप अपने ही मोबाइल से उस फॉर्म को ओपन करेंगे और वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, सेल्फी खींचेंगे और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर डालेंगे और वो ऑटोमेटिकली सारे डॉक्यूमेंट को इनपुट कर देगा। तो विद इन 30 सेकेंड आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो जैसे आपके ज़रिए हमने अगर खरीदे, तो क्या आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स इंडियन रुपीस में वहाँ पर होता है या उसके लिए डॉलर्स देने पड़ते हैं, या फिर जो मनी वापस आएगा वो डॉलर्स का इक्विवेलेंट आएगा? किस तरह से काम करता है ये? सोनिया जी, जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में के थ्रू जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के एक तो 2 रास्ते हैं। एक तो ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं फॉरेन इक्विटी लेने के लिए। एक तो फॉरेन के ETF को भी कुछ ऐसी फॉरेन के कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स का उनसे टाई अप है। तो ये क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ के फॉरेन इक्विटी फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो फॉरेन ब्रोकर्स हैं, फॉरेन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनको वहाँ के मार्केट की नॉलेज ज़्यादा है। तो इससे क्या मिलता है कि एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, अच्छी जानकारी जिनके पास होगी वो आपके पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए फॉरेन में आप को इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली आप ETF के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ETF के थ्रू भी आपको ऐसा करना है। ETF क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड होता है, उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आपका एक कई सारे स्टॉक्स के में आपके पूरे बंच में आपका स्टॉक्स चला जाता है। लेकिन उसकी जो आपकी NAV के एलोकेशन होते हैं वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्लोजिंग में मिलती हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि ये एक स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं, लेकिन ये होते हैं एक फंड्स हैं। इनकी बिल्कुल मार्केट के हिसाब से, मार्केट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता रहता है। अब बात आती है कि इसमें पैसा हम इंडियन करेंसी में लगाएंगे या फॉरेन करेंसी में। तो हमें पैसा तो इंडियन करेंसी में ही देना होता है म्यूचुअल फंड्स को, और म्यूचुअल फंड्स अपने अकॉर्डिंग उनके फंड हाउस करती है और करने के बाद जो भी चार्जेज वगैरह हैं वो उनके एक्सपेंस रेशियोज में इंक्लूड हो जाते हैं। तो डिविडेंड अगर मिलेगा प्रकाश जी, तो उसका टैक्स लगेगा क्या? इंडियन टैक्स लगेगा या फिर कोई विदहोल्ड टैक्स होता है US का?
देखिए, टैक्स का जहाँ तक बात करेंगे तो फॉरेन में जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रूल है, एक नियम है, DTAA, डबल टैक्स एवॉइडेशन एक्ट है, ये एग्रीमेंट है। तो ये एक एग्रीमेंट है, ये भारत सरकार ने बहुत सारे कंट्री से, ये लगभग 80 से 90 देशों से इनका एग्रीमेंट है कि ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया फॉरेन में, आप यहाँ भी टैक्स दें और वहाँ भी, तो ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, ये डबल टैक्सेशन हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको एक ही जगह टैक्स देना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, चाहे डिविडेंड हो या आपका कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन सपोज आपने यूएस में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो यूएस में नॉर्मली कैपिटल गेन पे टैक्सेशन नहीं है, लेकिन आपको इंडिया में देना पड़ेगा। इंडिया में क्या टैक्सेशन है वो आपको यहाँ के रूल के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ मैं अगर थोड़ा सा आपसे इजाज़त लूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल टैक्सेशन है भारत में इक्विटी पर टैक्सेशन लगता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। तो यहाँ पे 12 महीने की होल्डिंग के बाद भारत में अगर कोई इक्विटी होल्ड करते हैं तो 12 महीने के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर आप उससे पहले सेल करते हैं, होल्डिंग पीरियड आपकी 12 महीने से कम है, तो शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर आप विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए ये थोड़ा सा बदल जाता है, ये 24 महीने का इक्विटी में 24 महीने 2 साल का हो जाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी 2 चीज़ें हैं, अगर ये म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो ये 3 साल का हो जाता है। जैसे फंड ऑफ फंड्स होते हैं, फंड ऑफ फंड क्या होते हैं कि एक फंड दूसरे फंड्स में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड ही ये दूसरे म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, उसको फंड ऑफ फंड बोलते हैं। तो वहाँ से जो आपको कैपिटल गेन होता है, उसकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लिमिट है वो ड्यूरेशन 3 साल का है। उसके बाद आप सेल करते हैं तो आपको 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म में आएंगे और उससे पहले शॉर्ट टर्म में आएंगे। शॉर्ट टर्म की जो टैक्सेशन होती है वो आपकी इनकम स्लैब में ऐड हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में आपको 20% का टैक्स देना होता है, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इंडेक्सेशन मतलब आपकी कॉस्ट जो है, वो कॉस्ट जो इंडिया में इन्फ्लेशन इंडेक्स जो इशू जारी की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो उसके कितने साल आपने होल्डिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट को इंडेक्स करके उसके बाद आपकी इंडेक्स कॉस्ट निकलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर फ्लैट 20% का टैक्स देना होता है। जी रवि, ये बताओ कि हमारा जो शेयर बाज़ार है वो एकदम से ऊंचाई पर जाता है जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत सारा इन्वेस्टिंग करते हैं भारत में। जब फॉरेनर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या भारतीय लोगों को उनके देश में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ये तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर आंसर यहाँ पर करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 1-2 सालों का, 3 सालों का या पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे उतने रिटर्न्स आपको नहीं मिले, क्योंकि एक कंपैरिजन मैं बताता हूँ। इंडिया में स्टॉक मार्केट जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आते हैं, उन्होंने जो रिटर्न दिए उसके कंपैरिजन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने ना के बराबर रिटर्न दिए, यानी कि वहां पर 7 से 8% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इंडिया में नॉर्मल जो ग्रोथ दिखाई दी है वो 23% की इंडेक्स में ग्रोथ दिखाई दी है। म्यूचुअल फंड की ग्रोथ अगर देखते हैं तो वो एवरेज जो बैठ रहा है वो 22% बैठ रहा है, और मैक्सिमम जब जाते हैं तो वो आपको 37% तक बैठता है। मिड कैप की अगर रिटर्न की बात करें तो वो बैठता है 45%, और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो वो रिटर्न बैठता है 55%। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। खैर, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए। अब एक तरीके से आप इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं, जब आप बाहर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बाहर से बाहर की कंट्री में पैसा किसी स्टॉक लिस्टेड में डालते हैं, तब आप एक तरीके से आप FII हो रहे हैं। जैसे कि इंडिया में FIIs निवेश करते हैं, यानी बाहरी क्यों निवेश कर रहा है, क्योंकि उसको इंडिया में ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपको बाहर ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये गिव एंड टेक एक तरीके से है। लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मार्केट का व्यू सोनिया जी पूछें तो मैं तो सिंपल कहूंगा कि बिल्कुल डाइवर्सिफाई रखिए। 5 से 15% के बीच का अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपनी सेविंग का 5 से 15% का इन्वेस्टमेंट जो है वो आप फॉरेन इक्विटीज में रखिए। लेकिन भरोसा
85% भारत में ही जताइए, क्योंकि यहाँ पर साल के अंदर बहुत से फंड डबल होते हुए नजर आए, म्यूचुअल फंड ने आउट परफॉर्म किया और एफआईआईज का फंड इनफ्लो जिस तरीके से भारत में आया है और आगे, चूंकि इस समय अभी इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट रिफॉर्म होगी तो मेरे ख्याल से स्थिति कहीं और ज्यादा तेजी से दिखाई देगी। मैं एक थोड़ा सा टाइम यहां पर लूंगा, आपको एक बेसिक डिटेल बताता हूं। इंडिया में 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप मेरे नंबर्स को ध्यान रखिए। 125 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट जो है वो 14 करोड़ है। पार्टिसिपेशन 1 करोड़ भी लोग नहीं कर रहे हैं, तब इंडिया का मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ 20% 15% का एडिशन हो जाए, और रिसेंट कोविड के बाद से अब तक देखें तो हमारे जो डीमैट अकाउंट खुले हैं वो 7 से 8 करोड़ से ज्यादा खुले, यानी कि सिर्फ कोरोना के बाद से अब तक डबल डीमैट अकाउंट हो गए हैं। और उसकी वजह से जो इंडिया का इक्विटी मार्केट है वो आज लाइफ टाइम हाई पर खड़ा हुआ है, चाहे वो सेंसेक्स देख लीजिए, आप निफ्टी देख लीजिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 5 से 8% भारत की पॉपुलेशन ने और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो आप ये समझिए कि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं बचते हैं, यानी कि इंडियन इक्विटी मार्केट में एक बड़ा बूम की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्रॉस द ऑटो सेक्टर, अक्रॉस द आईटी सेक्टर, तो उन सभी में ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भरोसा यहां पर ज़्यादा देखना चाहिए जी। और वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत हो रहा है प्रकाश जी, तो एक ऐसा लड्डू है जो हर कोई खाना चाह रहा है, क्योंकि दोस्त खा रहा है तो हम भी खा के देखें कि शेयर मार्केट क्या है। टाइमिंग की बात जिस तरह से रवि जी ने कही, तो इंडिया में इलेक्शंस हैं, अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर भी इलेक्शंस हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए? क्या आपको लगता है वहाँ पर भी शेयर बाज़ार में कुछ उठापटक होगी? देखिए बिल्कुल, शेयर मार्केट है तो जैसे कि गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो कुछ ना कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो हमें देखना है, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी कि जिस कंट्री में, फॉरेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूएस है, लेकिन हमें ये पता है कि यूएस एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो हमारे पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी के साथ एक ये भी रहता है कि यूएस की जो करेंसी है ना, वो करेंसी एक ग्लोबल करेंसी है, जैसे डॉलर, यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, इलेक्शन के व्यू में रखते हुए भी देखनी चाहिए। वहाँ भी गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तो हर गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है कि वो किसी खास सेक्टर पे या और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी डेवलपमेंट होगी वो इस पॉइंट को देखते हुए हमें ज़रूर करना चाहिए, और एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है, तो जिसको हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। तो यूएस ही नहीं, जबकि अदर कंट्री में भी हम कर सकते हैं। करेंसी, हाँ, जैसे कि करेंसी की बात कर रहे हैं, तो जैसे डॉलर है, डॉलर की मुकाबले जैसे अदर कंट्री की करेंसीज में जो एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन होता है, तो इसका भी बेनिफिट मिल जाता है। कई बार इसके फ़ायदे होते हैं, कई बार इसका थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो करेंसी डाइवर्सिफिकेशन भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट से हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जी, करेंसी पर बहुत सारे सवाल हैं रवि, लेकिन अभी इक्विटी की 1-2 सवाल बचे हुए हैं। एक तो ये कि अगर सपोज़ हम कोई बड़ी कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, जैसे टेस्ला हो गई या एप्पल हो गई, या जो हम बात कर रहे थे कि जो हमने नाम बहुत सुने हैं और जो बहुत ग्रो की हैं, या सेमीकंडक्टर कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं यूएस में, उनके शेयर्स बहुत महंगे होते हैं। क्या वहाँ पर ये भी एक ऑप्शन है कि आप फ्रैक्शनल शेयर ले लें और तो सस्ता आपको मिल जाएगा, आपके पैसे कम लगेंगे और ग्रोथ में फ़ायदा भी होगा? देखिए सूर्या जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन दे देता हूँ। देखिए, जो वहाँ की कंपनीज के शेयर हैं, अब अगर आप इनकी वैल्यूज़ को, जो अभी आपने करेंसी की बात जो छेड़ी थी, इस समय करेंसी यानी हमारे यहाँ का 1 रुपया और वहाँ का 1 रुपया 80 रुपया बराबर आप दिखाई दे रहा है, तो शेयर की वैल्यू उतनी बड़ी नहीं है। अब अगर पाकिस्तान वाला अगर सोचेगा कि मैं जाके यूएस के शेयर खरीदूं, तो उसकी पॉकेट के बाहर कहीं ना कहीं से नजर आएंगे। भारत से जब आप इस तरीके से देखते हैं तो ऑब्वियसली कि वहां के हिसाब से वो शेयर महंगे नहीं है, लेकिन इंडिया की जब करेंसी की वैल्यू दिखाई जाए तो आपको ज्यादा महंगे नजर आते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात वहां पर यह है कि जो एक्चुअली में वहां पर ज्यादातर शेयर को स्प्लिट समय समय पर किया जाता है, जिससे कि वो अफोर्डेबिलिटी रख सकें। अब जैसे कि आपने जिन शेयरों की बात करी, इनके अगर नंबर्स को देखें तो जब भी $3 से $5 या $8 के ऊपर कोई भी शेयर होता है तो उसको ज्यादातर कंपनीज जो है वो स्प्लिट कर देती हैं, क्वांटिटी बढ़ा देती हैं और उसके प्राइसेस को $2 से $3 पे ले आती हैं। वो इसीलिए होता है कि जिससे कि
ज़्यादातर लोग परचेस कर पाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत में भी ये प्रैक्टिस काफ़ी हद तक देखने को मिली है कि जब कंपनियों के शेयर हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना, स्प्लिट कर देना, बोनस दे देना या फिर जो फेस वैल्यू को कम कर देना, जिससे कि छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं वो अफोर्ड कर सकें। तो यूएस में भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। तो आप चाहे आप टेस्ला देख रहे हो, एप्पल देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अमेज़ॉन देख रहे हो, इन सभी के शेयर ऐसे अवेलेबल हैं और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। तो अगर भारत के हिसाब से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पैसे की वैल्यू वहाँ के हिसाब से आपको 80 से 100 रुपए देखनी पड़ेगी, तभी आपको वो स्टॉक्स जो है वो आपको रीजनेबल लगेंगे। तो प्रकाश जी, जो गिफ्ट निफ्टी की हम गिफ्ट सिटी है तो गिफ्ट निफ्टी भी है, ये क्या आइडेंटिफाई करता है? जैसे हमें पता है निफ्टी 50 कंपनियों का करता है, सेंसेक्स 30 का करता है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी है वो बैंक्स के शेयर्स का करता है, ऐसे अलग है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी क्या करता है? क्या ये कहीं भी इंटरनेशनली इन्वॉल्व है? जी, गिफ्ट निफ्टी जैसे कि भारत का अपना दो बड़े एक्सचेंजेज हैं जैसे सेंसेक्स है और निफ्टी है। तो सेंसेक्स और निफ्टी एक इंडिकेटर है जो भारत के इकोनॉमी और इनके मार्केट के को शो करते हैं। इसी तरह गिफ्ट निफ्टी भी है जो ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल जैसे अपनी इंडिया की ही निफ्टी है, क्योंकि ये फॉरेन में जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे होते हैं उसका एक इंडिकेटर है, उसका एक एक्सचेंज है जिसका एक इंडेक्स है। जैसे निफ्टी एनएससी के लिए निफ्टी हो गई और बीएसई के लिए आपका सेंसेक्स हो गया। इसी तरह ये जो फॉरेन में जो इंडियन स्टॉक्स जो ट्रेड होते हैं उसके लिए एक इंडिकेटर बनाया गया है जिसको हम गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं। और ये गिफ्ट सिटी में ये एस्टेब्लिश्ड है जिसके लिए हम खुद भी जो इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड करके, जैसे कि रवि जी ने बताया कि वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे वो बीएसई में हो चाहे वो एनएससी में, उसके थ्रू कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो रजिस्टर्ड हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं, उनके भी ऑफिस सेटअप हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गिफ्ट सिटी एक इंडिकेटर है जो कि अपने इंडियन स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हो रही होती है जो फॉरेन में, उसका एक इंडिकेटर है ये। जी रवि, ऐसे में अगर करेंसी में इन्वेस्ट कोई करना चाहे, 1970 में शायद 7 रुपये या 4 रुपये डॉलर था, अगर 4 रुपये 5 रुपये का डॉलर था, लेकिन आज की तारीख में जैसे कि बताया कि 80 प्लस हो गया है। ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि अगर लेकर रखें और 10 साल पड़ा रहे आपके पास पैसा, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और क्या ये वॉलेटाइल रहता है या फिर एब्सोल्युटली नॉन वॉलेटाइल है, एकदम से कभी आएगा तो बढ़ेगा नहीं तो रुका रहता है? इंटरनेशनली क्रूड ऑयल वगैरह पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है इन चेंजेस पर, और क्या करना चाहिए ना सिर्फ यूएसडी में बल्कि यूरो में, अमेरिकन डॉलर के बजाय कैनेडियन डॉलर अगर हों या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हों, यूके के पाउंड हों, इन सब में? देखिए, अभी भारत में इसकी व्यवस्था थोड़ी दूसरी दिखाई देती है। दूसरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में सिर्फ आपको 4 करेंसीज ट्रेड करने को मिलती हैं। पहला कि आपका यूएसडी डॉलर आप ट्रेड कर सकते हो, दूसरा है जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आप ट्रेड कर सकते हो, तीसरा है आपका यहाँ पर जेपीवाई जिसको कि आप जापानीज करेंसी कहते हो, आप उसको यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप इनको देखो तो इनमें भी आप 10 साल के लिए कुछ भी खरीद के नहीं रख सकते। अगर आपको खरीदना है तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पर जाकर फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपना नोट कन्वर्ट करा के डॉलर में रखना पड़ेगा, उसी को आप रख सकते हो। भारत में 4 करेंसी अवेलेबल्स हैं, लेकिन चारों करेंसी में मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मंथली का मतलब है कि आपका अगर इस समय अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट है, मई है तो मई की कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके से 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि जनरली जैसे यूएसडी आईएनआर को में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। इस समय अप्रैल, मई, जून 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है भारत की इस चीज़ का। लेकिन अभी सरकार ने इस स्पेकुलेशन को देखते हुए एक रेगुलेशन, आरबीआई ने एक रेगुलेशन जारी किया जिसमें कि अब आप फॉरेन डॉलर में आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कंपल्शन ये होना चाहिए कि आप इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या फिर आपका एक्सपोजर अगर है तभी आप भारत की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप करेंसी में ट्रेड करने पे रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। और ये रीसेंट डेवलपमेंट है जिसको लेकर के थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर बढ़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है सरकार इस खास तौर से आरबीआई इस पे काफ़ी फोकस करेगी।
जनरली इसको जल्दी सोचेगी कि पब्लिक के लिए कितना ओपन होना चाहिए या फिर पॉलिसीज रिव्यूज हो रही है, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारी जो स्थिति है वो यहाँ पर अभी हालात थोड़े खराब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी आपके पास करेंसी के लिए कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है कि आप फिजिकल करेंसी के अलावा आप कोई करेंसी को खरीद के 10 साल 15 साल के लिए रख पाएं। उससे ज़्यादा ऑप्शन आपके पास यही कि आप गोल्ड, सिल्वर या फिर आप इक्विटी मार्केट को रख सकते हैं, लेकिन करेंसी को नहीं रख सकते। तो जैसे लॉट साइजेस होते हैं क्रूड वगैरह के, वैसे इनके लॉट साइजेस नहीं होते, मतलब आप एक्चुअली इनको ट्रेड नहीं कर सकते? नहीं, आप करेंसी को आप जैसे मैंने बताया कि 4 करेंसीज ट्रेडिंग होती हैं, तो आप चारों करेंसी को आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने का मतलब है आप खरीदिए, आप खरीद के लॉट साइजेस में ही मिलते हैं। ऑब्वियसली उनको एक सिंगल क्वांटिटी नहीं खरीदी जा सकती, उनका एक लॉट साइजेस है, 1000 का लॉट साइज होता है। तो अगर 1000 का लॉट साइज है फिर तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर 80 रुपए का डॉलर है तो फिर तो आपको काफ़ी कैपिटल चाहिए। हाँ, लेकिन मिनिमम अगर आप क्वांटिटी में उसमें जब आप डिवाइड करते हैं तो जो लॉट साइज है वो इस तरीके से किया गया कि आप 1000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप 1000 रुपए से भी आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात की कि आपको आफ्टर जैसे ही एक्सपायरी होगी, जैसे आज अप्रैल महीना चल रहा है, तो अब इसका एक्सपायरी जैसे ही होगा, यानी कि मंथ के लास्ट में थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो आपको उस एक्सपायरी पे सौदा काटना पड़ेगा या फिर कैरी फॉरवर्ड करके मई वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भारत में ट्रेड कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि इस समय अप्रैल, मई, जून 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो आप जून का ट्रेड कर लीजिए, तो वहां पर आपको बायर और सेलर ही नहीं मिलेंगे। तो आप इतनी आसानी से ट्रेड नहीं कर सकते। इन्हीं में ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन जब से अभी आरबीआई ने अभी रिसेंट डेज में जब ये सर्कुलर रिलीज किया, तो उसकी वजह से भारत के ज़्यादातर ब्रोकर्स ने ये किया कि उन्होंने अपने रिटेल क्लाइंटों को मैसेज डाला कि जब तक क्लियरिटी नहीं है तब तक आप नई पोजीशन ना लीजिए और बल्कि अपनी पुरानी पोजीशंस को क्लियर करिए, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट का माहौल मार्केट में ज़रूर दिखाई दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्द ही सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर सरकार की सोच को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिसका एक्सपोजर है करेंसी में वही यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाएं, और ऐसा ना हो कि जो थ्योरेटिकल करेंसी को बढ़ाया जाता है, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस में आपने देखा होगा कि 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए पहुंच गया, 20 से 50 रुपए पहुंच गया, तो वो थ्योरेटिकल प्राइसेस कई बार होती है। तो उन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई। लेकिन इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब निगेटिव इम्पैक्ट ये आ जाता है कि अगर एक्सपोर्टर ही सिर्फ ट्रेड करेंगे तो जो आज हमारा हालात है कि यानी कि मई और जून के कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी नहीं है, तो क्या वो लिक्विडिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी, आरबीआई करेगा या बैंक्स करेंगे? ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल करेंसी में ट्रेडिंग का इससे पहले जो है वो कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, लेकिन आज वो ऑप्शन जो है वो रुकते हुए से नजर आ रहे हैं। यानी कि लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि आप खरीद तो पाएंगे, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा प्रॉबेबली। आप दोनों में से जो भी इसका जवाब देना चाहें। सुना तो हमने ये था कि जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट है उसमें तो वो इतना बड़ा मार्केट है कि पर डे इतना वॉल्यूम होता है जितना मे बी निफ्टी में या सेंसेक्स में पूरे महीने होता है। क्या ये सच है? जी, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसा कि रवि जी ने बताया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं और लॉट साइज में ट्रेड होते हैं। तो इनकी लॉट साइज में ट्रेडिंग, जैसे 1000 का लॉट है तो इसके लिए जो ब्रोकर्स हैं वो मार्जिन लेते हैं। तो मार्जिन जो है ना, वो मार्जिन बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलती है। तो लेवरेज जब ज़्यादा मिलती है तो लोग जो ट्रेडर्स हैं वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा ले लेते हैं। तो जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं तो इसलिए ये ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खरीद और बेच तो हो रहा है, लेकिन जबकि इसकी लिक्विडिटी थोड़ी ऐसे कह सकते हैं कि कम है। सॉरी, लिक्विडिटी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, मूवमेंट कम आता है, जैसे कि प्राइस मूवमेंट कम है, क्योंकि डॉलर एक करेंसी हो गई, जेपीवाई जैसे जैपनीज येन हो गया, एक करेंसी हो गया। इनमें अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स की तरह अगर मूवमेंट आने लगेंगे तो ये एक किसी कंट्री की करेंसी है, पूरी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जिस भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे अपने आरबीआई है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि कोई बड़ा ट्रेडर या कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर है या कोई बड़े ब्रोकर्स हैं, इसमें अगर बहुत एक्सपोजर लेते हैं या तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ जाता है, ताकि इसकी लिक्विडिटी को भी मेंटेन कर सकें और इसकी वोलेटिलिटी को भी मेंटेन कर सकें। तो वोलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही
कम वोलेटाइल होता है, लेकिन थोड़ी सी रिस्क इसलिए बढ़ जाती है कि इसमें स्पेकुलेशन होता है, और स्पेकुलेशन की वजह से इसमें ट्रेडिंग होती है, और लॉट साइज में ट्रेडिंग की वजह से इसमें हम ये ज़्यादा लॉट में मार्जिन ज़्यादा मिलता है, मार्जिन की वजह से इसमें लॉट साइज ज़्यादा होने की वजह से ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उठ जाते हैं इसमें। यानी कि जो हमारे दर्शक हैं वो अभी जरा रुकें, पहले कोई डेमो वगैरह अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो बनाएं, अच्छे से रिसर्च करें और तभी उसके बाद पूरा खेल समझ के ही इसके अंदर घुसने की कोशिश करें। अगर बात रही फॉरेक्स की, लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी वो कर सकते हैं। साथ ही जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है या फिर नैस्डैक है, S&P 500 है, ये किस तरह से डिफरेंट हैं? देखिए, मैं करेंसी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दर्शकों की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, भारत में करेंसी, मैंने आपको 4 करेंसी बताई, पहले तो नोट कर लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। पहला USD INR, दूसरा GBP, तीसरा यूरो और चौथा जो है वो JPY है। इनमें अभी तक ट्रेडिंग हो रही थी, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ 3 करेंसी में होती थी, USD INR में, GBP INR में और यूरो INR में। और ऑप्शन की जहां तक बात करें तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल थे USD INR के, जिस पे लिक्विडिटी होती थी। अब क्या इंपैक्ट है, सरकार ने क्या सोच करके रोका है, उसका मैं यहां पर वो भी पॉइंट रखने जरूरी है। देखिए, अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन आता है, करेंसी में उतार और चढ़ाव आता है, तो वो किसी भी कंट्री पे आपको इकोनॉमी में उसका असर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए इस समय सरकार के पास $620 मिलियन का करीब रिजर्व है, यानी कि अगर करेंसी वीक होती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि करेंसी को स्टेबल कर सके और उस फंड को यूज करती है। दूसरी तरफ है, अगर करेंसी बहुत ज्यादा, भारत की वीक होने का मतलब है कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, इंडिया की करेंसी वीक हुई, मतलब जो आज 80 रुपए वो 100 रुपए की तरफ बढ़ेगा। तो सरकार यहाँ पर अपने डॉलर को सेल करती है, जिससे कि यहां पर करेंसी को स्टेबल करना पड़े, स्टेबल रहे, पब्लिक को असर ना हो। क्या असर होता है? अब अगर आप ये समझिए कि डॉलर अगर 1% अगर वीक होता है तो जो गोल्ड के प्राइसेस है वो 2% बढ़ जाते हैं। अब आप इसको रेशियो को समझिए। इक्विटी मार्केट, अगर डॉलर यहां पर 1% स्ट्रांग होता है तो इक्विटी मार्केट में 2% का उतार और चढ़ाव आता है। वो चाहे गिरावट की तरफ हो या बढ़त की तरफ हो, वो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 2% बढ़ जाते हैं। 2% का मतलब बहुत सी इकोनॉमी का तो बजट ही 2% होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत यहां पर क्रूड ऑयल की जो परचेजिंग करता है वो $155 बिलियन का बजट कम से कम मिनिमम है। यानी कि अगर पूरे साल का अगर बजट देखा जाए तो शायद 90% बजट जो है वो हमारा एलोकेट होता है सिर्फ क्रूड ऑयल को परचेस करने के लिए। और रिसेंट डेज में ये फिगर बढ़ करके $185 बिलियन पहुंच चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करेंसी का फ्लक्चुएशन किसी भी कंट्री को की इकोनॉमी हालत को खराब करने और उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। भारत सरकार इसको लेकर सजग हुई और इसीलिए उन्होंने कोशिश करी कि स्पेकुलेशन कम हो, और इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी तो वो गलत है, वो कुछ ना कुछ आपके फायदे के लिए सोचकर लगाई गई। तो ये चीज़ें आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि तभी आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना सकते हैं। अब सपोज करिए एक आम इन्वेस्टर है, वो आया इक्विटी मार्केट पे आज इन्वेस्ट करने के लिए, उसी दिन अगर डॉलर में इंपैक्ट आया, यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई तो वो डॉलर 2% 4% बढ़ गया तो इंडिया का इक्विटी मार्केट 3% गिर गया, पैसे का लॉस हुआ। ये बहुत रुकना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर आज गोल्ड के प्राइसेस क्या हम खरीद सकते हैं? आज 70,000 के पास गोल्ड पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्यों 70,000 पहुंच चुका। ना तो रुपया में इतना कुछ बदलाव आया, डॉलर में इतना कुछ नहीं आया। इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसे हैं जिसकी वजह से यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो अभी ये इलेक्शन, यूएस इलेक्शन, ये सब स्पेकुलेशन में बड़े बड़े फंड हाउसेस अपनी रिजर्व को गोल्ड में बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह से आपको गोल्ड आज आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर होता जा रहा है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहूंगा, सॉरी सोनिया जी ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप एक भारत की इकोनॉमी को देखिए, हमारा बजट होता है लगभग 40 से 45 लाख करोड़ रुपए का। अब चिंता कहां पर है, हमारे यहां पे भारत में 4,000 लोग
इस पूरे फंड को, इकोनॉमी के बराबर को मैनेज करते हैं। सरकार की चिंता वहां पर है। क्यों? आप एक बात समझिए, इस समय हमारा म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कितना है? 55 लाख करोड़ रुपए, यानी कि बजट से ज्यादा तो हमारे पास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। और उसको मैनेज कितने लोग कर रहे हैं? गिन के देखिए, हमारे जैसे सभी मिलकर सिर्फ 4000, यानी देश का भविष्य सिर्फ 4000 लोगों के ऊपर है। वो लोग जिस साइड फंड एलोकेशन करेंगे उस साइड का मोमेंटम दिखाई देगा। तो सरकार कहीं ना कहीं से इन चीजों को बहुत सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि बहुत बड़े कोई गलत डिसीजन अगर हो तो उसकी वजह से इन्वेस्टर को या रिटेलर को या आम आदमियों को उतना बड़ा इंपैक्ट ना पड़े, जिसकी वजह से करेंसी ट्रेडिंग को अभी रोका गया है। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रकाश जी, क्योंकि म्यूचुअल फंड का नाम आते ही थोड़ी सी स्माइल आ गई थी आपकी और खासकर अगर कोई आपके पास आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना है, इंडियन कंपनीज के तो मेरे पास म्यूचुअल फंड है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वहाँ पर भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप इस टाइप का होता है? बिल्कुल होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। वहाँ पे भी इंडेक्सेस में जैसे आपने S&P के जो ETFs होते हैं, वहाँ पे जो इंडेक्स है ना, जैसे नेस्डेक आपने नाम लिया, डाउ जोन्स होगा, S&P 500 हुआ, तो ये S&P 500 एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है जिसमें कि इंडेक्स के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड्स इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं कि ये आपको फंड ऑफ फंड के थ्रू या ETFs पे ये कुछ ऐसे भी, जैसे एक नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे फांग शेयर, फांग्स करके। फांग का मतलब क्या, इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने एक नाम दे दिया है इसको। फांग का मतलब जैसे फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, इस तरह से, या गूगल, इस तरह से इन शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। तो ये जो मेजर कंपनी है, बड़ी कंपनी है ना, इनका नाम लेकर के तो इनमें हर आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो बिल्कुल स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के थ्रू आप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमें नेस्डेक में एक्सपोजर लेना है, तो नेस्डेक क्या है? नेस्डेक एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है जो US का है। तो उसके जो ETFs भी होते हैं, उसके इंडेक्स फंड्स भी होते हैं, और वो हमारी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वही आपको ऐसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिर्फ US के हैं, वो भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरा ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे फंड्स भी हैं जो ग्लोबल इक्विटी फंड्स होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कंट्री के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपको जापान में एक्सपोजर ले सकते हैं, चाइना में ले सकते हैं, आप ये US में ले सकते हैं। तो ये ग्लोबल फंड्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक फंड्स होते हैं जो US इक्विटी फंड के नाम से जाने जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ US के फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो जो ये फंड्स हैं, वहाँ पे जो फंड मैनेजर है, वहाँ के स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरह के जैसे भी जिनको वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा दिखते हैं, वैसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट वे में फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन रवि, जैसे 80 रुपये का $1 है, तो रिटर्न्स भी फिर उसी परसेंटेज के हिसाब से आएंगी? और अगर सपोज़ यहाँ पर 20% का फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे अगर 10% का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो जो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 80, तो वो तो सुनने में, देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है। तो क्या इसको एक फ़ायदे का सौदा माना जाए फिर? देखिए, एक ऑप्शन के तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि अगर एक वहाँ का इक्विटी मार्केट, जब रिटर्न की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती है। अगर आपको 8% रिटर्न वहाँ का एक इंटरनेशनल मार्केट दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली कि आपने जो फंड इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑलरेडी वहाँ पर कन्वर्ट होकर ही गया हुआ है, तो उस पर वो 8% मिल रहा है। आपको मैं क्लियर बताऊँ, देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो गैप है, जैसे मैं बैंकों का एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आए। हमारे यहाँ पे बैंक 8% इंटरेस्ट, 7%, 7.5%, 6% सीनियर, मतलब वर्ष कम वर्ष में 5% तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है। जब आप बाहर के बैंकों में जाते हैं ना, तो आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है। कई ऐसे बैंक हैं, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि उल्टा चार्ज करती हैं आपको पैसा रखने के लिए। तो अगर 8% है तो वो आपके टोटल फंड पर है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 8% आपको मिल रहा है, जो आपने बाहर इन्वेस्टमेंट किया वही 8% है, कोई लुब्रिकेटिव और अट्रैक्टिव वहां पर नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि आप FD की तरफ, इसीलिए कहते हैं कि लोग अगर FD पे आपका कॉन्फिडेंस है, भारत की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, तो 8% कमाना है तो बैंक में ही रख लो। सीनियर सिटीजन हैं घर पे, तो उनके नाम पे भी थोड़ी FD कर लो, ऐसा फायदा उठा सकते हैं। जी, तो यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसको नज़रअंदाज किया जाए यहाँ पर, प्रकाश जी? हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन अगर बस यही है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कई कंट्री के में अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, एक जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए
कि किसी कंट्री पे उनको ऐसा लगता है कि हमें यूएस पे बहुत भरोसा है, जापान पे बहुत भरोसा है, वहाँ पे किसी स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की नाम अगर लेते हैं तो सेमीकंडक्टर पे बहुत भरोसा है। तो ताइवान के भी कुछ एक्सचेंजेज हैं जो फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, अपने भारत के म्यूचुअल फंड्स भी ताइवान के फंड में एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एक एक्सपोजर लिया जा सकता है और इससे मतलब डाइवर्सिफिकेशन एक मेन मुद्दा होता है। और करेंसी का अगर डेप्रिसिएशन मिलता है तो आपको थोड़ा सा कन्वर्जन रेट मिल जाता है, अदरवाइज अगर एप्रिसिएशन होता है तो इस रिस्क को भी आपको झेलना पड़ सकता है। जी, तो रवि कुछ ऐड करेंगे, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है, मैं उनके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो मैं मिस कर रहा था वो भी ज़रूर कंक्लूजन में डालूंगा कि अगर आपका प्लानिंग है कि आप यूएस में शिफ्ट होने वाले हैं, यूएस की सिटीजनशिप लेते हैं, आपके बच्चे यूएस में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आप जापान में जा रहे हैं, या फिर आप जिस कंट्री के लिए आपकी प्लानिंग है उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट की तरफ तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है डाइवर्सिफिकेशन करिए। 5 से 10% का एक्सपोजर अगर लेते हैं तो वो बुरा नहीं है, और जब भी रिटर्न्स आपको मिलते हैं तो आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी को रखा जा सकता है, लेकिन मोटिव मत भूलिए कि आपका मोटिव क्या है इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न पाना इन्वेस्टमेंट का मोटिव है या फिर आपकी आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग यहां पर मोटिव है, इस चीज का ध्यान रख के ही निवेश करें। प्रकाश जी, आप भी एक बार हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा दीजिए कि अगर वो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या उनको स्टेप्स उठाने चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फॉरेन इक्विटी या फॉरेन म्यूचुअल फंड्स में या फॉरेन में किसी भी तरह का अपना इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो एक तो स्टडी करें कि किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, क्या वो ग्रोइंग है, क्या उनको वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। तो थोड़ी सी स्टडी ज़रूरी है। अगर स्टडी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें, उनसे थोड़ी सी जानकारी लें, उस जानकारी के हिसाब को सोच करके करें। और जो अपनी जितने भी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है, जैसे कि रवि जी ने बताया, तो 5 से 10% का एक्सपोजर लें। बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अपना इंडिया भी बहुत ही एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे रिटर्न के काफ़ी चांसेज हैं। और करेंसी की और जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल $2.5 लाख से ऊपर ज़्यादा नहीं, फिर $2.5 लाख तो बहुत बड़ा मायने रखता है, तो एक लिमिट तक हम कर सकते हैं। तो सब कुछ देखते हुए आपको एक लिमिटेड अपने पूरे पोर्टफोलियो में एक शामिल करना है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप विदेशी बाज़ार को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जितने कि अपने भारतीय बाज़ार यानी डोमेस्टिक मार्केट को जितने अच्छे से आप समझ सकते हैं। जी रवि, जैसे अगर हम अमेरिका के मार्केट की ही बात करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक तरह से लुक्रेटिव लगता है यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से, वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर कंपनियों की ग्रोथ हुई है, वहाँ पर जैसे ताइवान की जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, उसमें जिसने इन्वेस्ट किया होगा शुरुआत में, तब से और अब तक बहुत सारे वॉरेन बुफे बन चुके होंगे। तो वो चीज़ जैसे हमने दर्शकों को बताया कि बम्पर प्रॉफिट भी हो सकता है, क्या गाइडेंस आपकी तरफ से ऐसे दर्शकों के लिए है? देखिए सोनिया जी, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, भारत में जिस तरीके से आपके पैसा वसूल के प्रोग्राम आप जाकर यूट्यूब पे देखिए, उसमें प्रोग्राम में चर्चा हुई है। पेनी स्टॉक पे एक प्रोग्राम हुआ था जिसको कि आप जानेंगे। भारत में जिस तरीके से पेनी स्टॉक्स होते हैं उसी तरीके से यूएस में भी बहुत से पेनी स्टॉक्स होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप यूएस में या फिर बाहर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना रहे हो और वहाँ पे पेनी स्टॉक्स आपको कोई चिपका देता है, फिर आपको वो बम्पर लॉस भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी के एक्सपोजर है, पहली बात आपने सेमीकंडक्टर की बात करी, बहुत से फंडामेंटल ऐसे हैं जो कि भारत में डेवलप कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। भारत में अब सेमीकंडक्टर को लेकर के एक जागरूकता दिखी, कंपनियां यहां पर अब बिड कर रही हैं और अब यहां पर प्लांट डाले जा रहे हैं। उन कंपनियों पे आपको एक्सपोजर यहां पर मिल सकता है। दूसरी तरफ है कि आपको जो टॉप लाइन कंपनीज वहां पर मिल रहे हैं, टॉप लाइन का मतलब है कि जैसे एक लिमिटेशन, ऐसा नहीं कि आप भारत से बैठ के सारी किसी भी कंट्री के किसी भी स्टॉक को ले सकते हैं। अभी लिमिटेड स्टॉक्स ही अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा आप एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई आइडेंटिफाई भी किया कि ये कंपनी आगे जाकर के मल्टी बैगर साबित होगी, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है कर ही ना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकार का फेमा का रूल आ सकता है,
जिसमें कि आप करेंसी जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं उसका एक रूल है, जैसा 2.5 लाख की लिमिट बताई। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं, तो आप उन पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। ऐसा ना हो कि फॉरेन स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में कहीं कुछ ऐसी गलती कर बैठे जो कि आपके लिए भारी पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टॉक को समझिए, जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं सिर्फ आप अभी लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ग्रोथ की बात कर लेते हैं। जैसा आपने कहा, देखिए यूएस में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, भारत से तो बुरे ही हालात वहाँ पर हैं। भारत से बुरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की अभी जो बाइडन वहाँ पर हैं, उसके बाद दोबारा कौन आएगा, कौन सी पॉलिसीज़ बनेंगी, पिछले 5 सालों में क्या पॉलिसीज़ बनी वो हमने देखा है। उसके कंपैरिजन में भारत बहुत स्ट्रांग इस सिचुएशन पर खड़ा हुआ है और आगे यहाँ के हालात दिखाई दे रहे हैं कि और कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो मुझे लगता है फंडामेंटल नंबर बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कंपनियों की अगर ग्रोथ की बात करें तो चाहे टेस्ला हो, चाहे ईवी के सेक्टर की कंपनियां हों, आपके सेमीकंडक्टर की कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पर हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज जो वहाँ पर हैं, उनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप ये फोकस जरूर रखिए और उस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बनाइए जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लग सकें। जी प्रकाश जी, आपने ETF का नाम लिया था, तो ETFs जो हैं वो रिस्क ही कम होते हैं कंपैरेटिव टू स्टॉक मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक कंपनियों के। तो ऐसे में ETF जो आप लें, क्या उन पे भी स्टॉप लॉस लग जाता है या फिर आप उनकी भी कोई एक्सपायरीज होती हैं क्या, या क्या चलता है? देखिए ETFs, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम म्यूचुअल फंड्स का एक फंड होता है, इसी तरह ETF का मतलब होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नाम में ही फंड है। तो एक फंड होता है जो कि एक पर्टिकुलर किसी कंपनी के स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है। तो फंड में क्या होता है कि जैसे आपने ओवर द मार्केट पीरियड में ही आप इसको सेल एंड परचेज कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंजेज आए आप इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमें ट्रेडिंग करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ट्रेड ना करके उसमें, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि स्टॉक्स की तरह किसी एक कंपनी, क्योंकि वो बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं किसी इंडेक्स का भी ETF हो सकता है। यानी कि इंडेक्स का अगर ETF है तो वो ऑब्वियस सी बात है एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो उस पर कोई फंड मैनेजर उस पर एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है, किसी इंडेक्स के एक रेप्लिका किसी इंडेक्स के पूरे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ETF में एक्सपोजर लेना हो तो ETF को बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ना ट्रेड कर, आप ये समझ के चलिए कि एक हम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, यानी एक फंड खरीद रहे हैं जो कि स्टॉक्स में ट्रेड हो सकता है। आप जब चाहें तब उसको सेल कर सकते हैं और जब चाहें तब खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आज एक फंड लेना है, आज की जो मार्केट की क्लोजिंग होगी कल मुझे NAV इसका पता चलेगा। बिल्कुल स्टॉक्स की तरह इसमें ट्रेडिंग हो सकती है और ये एक बिल्कुल स्टॉक से बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बंच ऑफ स्टॉक्स है, किसी एक स्टॉक के बदलने से ETF में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं वो अब समझ चुके होंगे कि भारतीय बाज़ार में इन्वेस्ट करना है या फिर फॉरेन बाज़ार में इन्वेस्ट करना है, कौन सी जो दोनों इकोनॉमीज़ हैं, चाहे वो भारत की हो, अमेरिका की हो या कोई भी और कंट्री की इकोनॉमी हो, तो किस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि पैसा बोलता है कि इस प्रोग्राम में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप कभी भी फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहें तो पहले एक डेमो अकाउंट खोलिएगा, उसके बाद पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि वाकई में मुझे कुछ समझ में आया कि नहीं आया है, तभी इस खेल में घुसिएगा। हमारे इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें अपनी ईमेल ID के ज़रिए राय दे सकते हैं ddurduspecials@gmail.com पर। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। लड़कों आओ।